हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग 6 अगस्त के हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन, उसके वोकैबुलरी और उसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम हर एक पहलू पे उसको समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो मैं मिलता हूं आपको इस सेशन के लास्ट में। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है हाइज एंड लोज। हाइज एंड लोज ऑन जीएसटी मैट्रिक्स। ये यहाँ से है, ये इसका सब हेडिंग है। इसका मतलब है उतार चढ़ाव जीएसटी मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स का मतलब होता है अ मेथड ऑफ मेजरिंग समथिंग। किसी भी चीज को मेजर करने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ से इसका सब हेडिंग स्टार्ट हुआ है। जीएसटी मस्ट बी फ्यूल्ड बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नॉट इन्फ्लेशन और इम्पोर्ट्स। जीएसटी को घरेलू प्रोडक्शन से बढ़ावा मिलना चाहिए, महंगाई या इंपोर्ट से नहीं। फ्यूल्ड बाई यानी कि रेज्ड बाई, रेज्ड कहना, इंक्रीज करना। फ्यूल्ड यहाँ पे क्या है, इसका मेन वर्ब है, V3 है। मस्ट इसका ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बी हेल्पिंग वर्ब है और जीएसटी इसका सब्जेक्ट है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसमें प्रोडक्शन नाउन है, डोमेस्टिक एडजेक्टिव है। ना तो महंगाई या इंपोर्ट से नहीं। आयात करना, जब हम किसी दूसरे देश से वहां की वस्तुओं को खरीदते हैं और अपने देश में लाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को आयात कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो आज का एडिटोरियल इसी पर आधारित है। चलिए देखते हैं। दैट जीएसटी ग्रॉस्ड 2.11 लाख crore in July, expanding by 15.4% year on year, the second best growth in financial year 27 could indicate that the Indian economy is resilient. इसको समझते हैं। जुलाई में यहाँ पे इन से स्टार्ट हुआ है। जुलाई में जीएसटी से ग्रॉस्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और जीएसटी यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, और दैट यहाँ पे डिटर्मिनर है। दैट पॉइंट आउट कर रहा है। दैट जीएसटी ग्रॉस्ड, ग्रॉस्ड यहाँ पे मेन वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, यानी कुल प्राप्त किया। ग्रॉस का मतलब यहाँ पे सकल भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, कुल प्राप्त किया। अर्नड, एक्यूमुलेटेड, लॉस्ट और स्पेंड, खर्च करना या लॉस्ट लूज करना भी कह सकते हैं। तो जुलाई में जीएसटी से 2.11 लाख करोड़ की प्राप्ति हुई है। एक्सपेंडिंग, बढ़ाते हुए 15.4% ईयर ऑन ईयर, जो साल दर साल 15.4 बढ़ी है, यानी बढ़ी। एक्सपेंडिंग का मतलब उसको बढ़ाते हुए, इंक्रीज करते हुए, ग्रो करते हुए, डेवलपिंग करते हुए, बाय 15.4% ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर का मतलब क्या हो गया, साल दर साल। 15.4 प्रतिशत के हिसाब से वो साल दर साल बढ़ी है। The second best growth in financial year 27, यह फाइनेंशियल ईयर जो है, यानी वित्तीय वर्ष 2027 का दूसरा सबसे बड़ा ग्रोथ है। Could indicate that Indian economy is resilient, इससे ये पता चलता है। Could indicate का मतलब दर्शाना, डेमोन्स्ट्रेट करना, शो करना, ठीक है। दिखाता है कि, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, इंडिकेट के लिए। द इंडियन इकोनॉमी इज रेजिलियंट, भारत की अर्थव्यवस्था रिजिलियंट है। रिजिलियंट का मतलब यहाँ पे क्या है, लचीला, सक्षम, ये एडजेक्टिव है। एक्सपेंडिंग भी एडजेक्टिव है, बढ़ाते हुए, दिखाते हुए। रोबस्ट, स्ट्रांग, मजबूत। इसके एंटोनिम से फ्रेजाइल और वीक। वीक मतलब कमजोर, फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही कम ठहरने वाला, जिसको क्षणभंगुर कहते हैं। नॉट लॉन्ग लास्टिंग। कुड इंडिकेट जो यहाँ पे वर्ब है, किसके लिए आया है, ये पूरा का पूरा जो जुलाई में देख रहे हैं, इसको एक्सपैंड करते हुए, तो इसके लिए कुड इंडिकेट, ये दिखाता है कि द इंडियन इकोनॉमिक इज रिजिलियंट। तो ये दूसरा क्लाउज है, द इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज इसका वर्ब है, और रिजिलियंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। इंडियन यहाँ पे एडजेक्टिव है, इकोनॉमी यहाँ पे नाउन है। बट वही दूसरे तरफ बट से आया है, यानी कि इसके विपरीत बात आगे कही जाएगी, ये कंजंक्शन है। It conceals the uneven international and external trajectories and disparities within India.
वर्ड्स को देख लेते हैं पहले। कंसील्स का मतलब होता है छिपाना, हिडन या हाइड, मास्क इसको कवर भी कह सकते हैं, कवर करना। रिवील्स और एक्सपोज, जाहिर करना और एक्सपोज करना, उजागर करना। नेक्स्ट, ट्राजेक्टरीज, ये नाउन है, ये यहाँ पे ये वर्ब था कंसील्स। पथ, प्रक्षेप, वक्र, पाथ्स, कोर्सेज, डेविएशन और डिटॉर्स। डेविएशन का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं उतार चढ़ाव कह सकते हैं, अंतर कह सकते हैं। डिटॉर्स का मतलब होता है मार्ग परिवर्तन जिसमें अंतर हो, डिस्पैरिटी हो। आई होप इट इज क्लियर। डिस्पैरिटीज यहाँ पे ये भी नाउन है जिसमें असमानताएं, इनइक्वालिटीज, डिफरेंसेस। और इसका एंटोनिम्स होगा इक्वालिटीज और सिमिलैरिटीज जिसमें समानताएं हो। अब इसको समझते हैं। लेकिन यह भारत के अंदर की अलग अलग अंदरूनी और बाहरी चालों और असमानताओं को छिपाता है। तो ये अब देखिए यहाँ पे विपरीत कॉन्ट्रास्ट बात की जा रही है कि इट कंसील, कंसील्स का मतलब छिपाना या हाइड करना, हाइड करना, ठीक है। कवर्स करना। इट किसके लिए आया है? इट आया है यहाँ पे जीएसटी की जो बात कर, इंडियन इकोनॉमी की जो बात कही जा रही है उसकी बात कही जा रही है। कंसील्स छिपाता है द अनइवन, अनइवन का मतलब असमान कह सकते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य ट्राजेक्टरीज को, ट्राजेक्टरीज का मतलब यहाँ पे क्या है? पथ को, उसके मार्ग को। एंड डिस्पैरिटीज, और इसमें अंतर, असमानताएं असमानताओं को दिखाता है किसमें? भारत के अंदर, भारत के अर्थशास्त्र को लेकर। तो यहाँ पे इट सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है कंसील्स द अनइवन, इसका ऑब्जेक्ट है द अनइवन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्राजेक्टरीज, ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट है। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। डिस्पैरिटीज असमानता, ये नाउन है क्योंकि इसमें आईईएस लगा हुआ है, डिस्पैरिटीज। विद इन यहाँ पे प्रिपरेशन, इसका ऑब्जेक्ट है इंडिया, ध्यान रखेंगे। The 26.9% growth in import IGST vis-a-vis a 4.5% rise in domestic revenues ferrets out the criticality in the trade-led tax buoyancy। तो यहाँ पे वर्ड देख लेते हैं पहले। फेरिट्स, ये वर्ब है यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा। फेरिट्स का मतलब होता है खोज निकालना, ढूंढना। डिस्कवर्स, डिटेक्ट्स, ओवरलुक और इग्नोर करना एंटोनिम्स है। क्रिटिकलिटी, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। महत्व, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस और ट्रिवियलिटी, तुच्छता जिसको कह सकते हैं, और अमहत्वपूर्ण, ये इसके एंटोनिम्स है। बॉयंसी, बॉयंसी यहाँ पे नाउन है, उत्साहजनक वृद्धि, राइट। ग्रोथ, सर्ज, डिक्लाइन और स्लम्प। डिक्लाइन का मतलब होता है घटना, कम होना। स्लम्प का मतलब होता है मंदी, नीचे गिरना। दीज आर एंटोनिम्स। अब समझते हैं इसको। कहा जा रहा था 26.9% ग्रोथ इन इम्पोर्ट IGST vis-a-vis a 4.5% राइज इन डोमेस्टिक रेवेन्यूज। IGST इम्पोर्ट में, आयात में ग्रोथ हुआ है 26.9% का। साथ ही साथ विजाविज, विजाविज का मतलब यहाँ पे हुआ के संबंध में। आगे क्या कहा जा रहा है? अ 4.5% राइज इन डोमेस्टिक रेवेन्यू। एक तो आईजीएसटी के इंपोर्ट में 26.9% का ग्रोथ हुआ है, साथ ही साथ 4.5% का ग्रोथ हुआ है, राइज हुआ है क्या? डोमेस्टिक रेवेन्यू में, यानी कि घरेलू जो रेवेन्यू है, इनकम है, उसमें। फेरिट्स दिखाता है और द क्रिटिकलिटी, उसकी उत्साहजनक वृद्धि को, महत्व को, इंपॉर्टेंस को दिखाता है। फेरिट्स आउट द क्रिटिकलिटी इन द ट्रेड लेड टैक्स बॉयंसी, जो ट्रेड टैक्स है यानी कि व्यापार से जुड़े हुए जो टैक्स है उसमें उछाल को दिखाता है, उसमें वृद्धि को दिखाता है। मैं फिर से इसको इस लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। घरेलू रेवेन्यू में 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। इसके मुकाबले आईजीएसटी इंपोर्ट में 26.9 की बढ़ोतरी ट्रेड से होने वाले टैक्स उछाल की अहमियत को दिखाती है, महत्व को दिखाती है। आई होप इट इज क्लियर। IGST's faster pickup started during the post-pandemic recovery, reflective of global commodity inflation, higher imports of capital goods, and the rupee's depreciation। तो कहा जा रहा है आईजीएसटी में तेजी से बढ़ोतरी महामारी के बाद की रिकवरी के दौरान शुरू हुई।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IGST फास्टर पिकअप, तो फास्टर यहाँ पे जेनेटिव केस को दिखा रहा है, इधर भी नॉन और इधर भी नॉन, पिकअप यहाँ पे नाउन है, फास्टर यहाँ पे इसका एडजेक्टिव है। स्टार्टेड शुरू हुई, IGST में IGST का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें वृद्धि हुई, इसने ग्रोथ पकड़ा, उछाल आई, शुरू कब हुआ, ड्यूरिंग द पोस्ट पैंडेमिक, दौरान, किसके दौरान, ड्यूरिंग यहाँ पे प्रपोजिशन है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, जब पैंडेमिक की रिकवरी हुई उसके बाद की घटना है, रिफ्लेक्टिंग ये दिखाता है, अब ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन को, यानी कि वैश्विक कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब यहाँ पे हुआ वस्तु माल, यानी वैश्विक वस्तु इन्फ्लेशन को, बढ़ोतरी को दिखाता है, हायर इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स द रुपीज डिप्रिसिएशन, पूंजीगत मालों की वृद्धि को दिखाता है, आयातों को दिखाता है, हायर इंपोर्ट्स को दिखाता है, और द रुपीज डिप्रिसिएशन और रुपये में कमी को दिखाता है, उसके डिप्रिसिएशन को दिखाता है, क्षय को दिखाता है, कमी को दिखाता है, ह्रास को दिखाता है। तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे नाउन है, राइट। इसके वर्ड्स को देख लेते हैं, रिकवरी सुधार, जिसको रिस्टोरेशन, रिवाइटलाइजेशन कह सकते हैं, डिक्लाइन सेटबैक, इसके एंटोनिम्स है, गिर जाना, कमी हो जाना, रिफ्लेक्टिव प्रतिकारिक दर्शाने वाला, इंडिकेटिव रिप्रेजेंटेटिव, इसका एंटोनिम्स है नॉन रिप्रेजेंटेटिव और अनरिलेटेड, जो उससे अलग है। कमोडिटी का मतलब वस्तु माल, ये नाउन है, रिफ्लेक्टिव यहाँ पे वर्ब है, रिकवरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, बायंस यहाँ पे वर्ब है, उछाल, डिप्रिसिएशन यहाँ पे नाउन है, मूल्य ह्रास जिसको कहते हैं डिवैल्यूएशन, रिडक्शन, एप्रिसिएशन और इंक्रीज, इसमें बढ़ोतरी को दिखाता है। चलिए इस लाइन को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। IGST से तेजी से बढ़ोतरी महामारी के बाद की रिकवरी को दिखाता है, शुरू हुई, जो ग्लोबल कमोडिटी महंगाई, जो वैश्विक वस्तु की महंगाई कैपिटल गुड्स से ज्यादा रिपोर्ट और रुपए के कमजोर होने को दिखाती है, यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पैसे की जो वैल्यू है उसमें कमी आई है, गिरावट आई है, right? I hope it is clear. A 10 to 12% depreciation of the Indian denomination over the past year had its reflection on the rupee cost of crude oil, electronics, machinery, chemicals. They collectively constitute as much as 50% of total imports, contributing to a higher import bill. तो कहा जा रहा है पिछले साल भारतीय करेंसी में, बात की जा रही है पिछले साल की, ओवर द पास्ट ईयर अ 10 to 12% डेप्रिसिएशन, 10 से 12% कमी डेप्रिसिएशन को देखा गया था। अब मूल्यन को या मूल्य ह्रास जिसको कहते हैं, डिवैल्यूएशन, डिक्लाइन, एप्रिसिएशन और इंक्रीज की बढ़ोतरी है, पिछले स्लाइड में लोग देख चुके हैं। डिनोमिनेशन नाउन है, मुद्रा का मूल्य वर्ग, करेंसी यूनिट वैल्यू, अंडर वैल्यूएशन वैल्यू कम करना, रिडक्शन उसमें कमी आना, रिफ्लेक्शन भी नाउन है, प्रतिबिंब, प्रभाव, इफेक्ट, इम्पैक्ट, नेग्लेक्ट एंड इंडिफरेंस, यानी कि उसमें जो कमी है, उसमें जो अंतर है, दीज आर एंटोनिम्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गुड्स जिसको कहते हैं, मशीनरी ये भी इक्विपमेंट में आता है, केमिकल्स रसायन, कंस्टिट्यूट का मतलब निर्माण करना, ये वर्ब है, बनाना, फॉर्म मेकअप, डिसमेंटल डिसइंटीग्रेट अलग कर देना, डिसमेंटल का मतलब यहाँ पे क्या है, निष्क्रिय कर देना, समझते हैं इसको। तो कहा जा रहा है पिछले साल 10 से 12% मूल्य ह्रास हुआ, कमी हुई, किसके, इंडियन डिमोनिशन पे, मूल्य का जो वर्ग है, मुद्रा का जो मूल्य वर्ग है उसमें क्या है, कमी आई है। इट्स रिफ्लेक्शन ऑन दी रुपीज कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल, इसका जो प्रभाव पड़ा है किस पर पड़ा है, पैसे के, ऑन द रुपीज कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल के लागत पर, कच्चे तेलों पर, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर, मशीनरीज पर और केमिकल्स पे भी। दे कलेक्टिवली सामूहिक रूप से, वे सब सामूहिक रूप से कंस्टिट्यूट करते हैं, कंस्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे बनाना, निर्माण करना, एज मच एज 50% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स, ये सारे मिलकर बनाते हैं लगभग 50% टोटल इंपोर्ट्स का, यानी कि जितने हम आयात करते हैं बाहरी देशों से वो उसका 50% है। कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना, एडिंग, हिंडरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग,
बाधा डालना, कम करना। हिंडर का मतलब होता है बाधा, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब ये होता है बाधित करना। ये सामूहिक रूप से ये सारी जो बातें कही जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स, क्रूड ऑयल्स, ये सब मिलाकर हमारे टोटल आयात का 50% है, जो योगदान देती है टू अ हायर इम्पोर्ट बिल, यानी कि आयात के बिलों को बढ़ाती है। चलिए इस लाइन को फिर से समझते हैं। ये सब मिलकर कुल इंपोर्ट का 50% तक है, जिसमें इंपोर्ट बिल बढ़ा है। हालांकि इंपोर्ट बिल को बढ़ाने में इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, इंपोर्ट बिल इससे बढ़ा है। ऑल्दो के यहाँ पे कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा, विरोधाभास को दिखाएगा। हालांकि गोल्ड इंपोर्ट्स एडेड to a higher IIGST collection, supply fell to a 6-year low due to lower bullion imports, which fell 22%। आगे क्या कहा जा रहा है? हालांकि सोने के इंपोर्ट से IGST कलेक्शन बढ़ा, लेकिन लेकिन बुलियन इंपोर्ट कम होने से सप्लाई 6 साल के निचले स्तर पर आ गई है, जो 22% गिरा है, यानी कि जो 22% है। तब यहाँ पे कुछ वर्ड्स पहले देख लेते। बुलियन का मतलब यहाँ पे नाउन है, कीमती धातु, जिसको सोना आदि, बुलियन का मतलब कीमती धातु होता है। प्रीशियस मेटल गोल्ड, बेस्ट बेस मेटल एलॉय, यानी कि जिसको जिसको रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, राइट। एलॉय का मतलब होता है मिलावट करना। मिश्रित धातु जिसको कहते हैं। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, जिसमें मूल्य में कमी आ जाना जिसको कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग निर्माण करना, प्रोडक्शन मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्टिंग आयात करना। ट्रैक्शन खींच, प्रगति, मोमेंटम ड्राइव, रेजिस्टेंस और हिंड्रेंस बाधा पैदा करना। हालांकि ये नाउन है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे वर्ब है, निर्माण करना। एड वैलरम, इसका मतलब है मूल्य के आधार पर कर, वैल्यू बेस्ड टैक्स, परसेंटेज टैक्स, फिक्स टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स। स्थायी और विशिष्ट प्रकार का जो कर होता है उसको कहा जा रहा है। फिर इसको देखते हैं। हालांकि गोल्ड इंपोर्ट एडेड, सोने का जो आयात है ये दिखाता है हायर आईजीएसटी कलेक्शन को, जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है। सप्लाई फेल टू अ 6-year लो, जिसका सप्लाई जो है, जिसका सप्लाई दूसरे देशों में कह सकते हैं 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है, गिर गया है। ड्यू टू लोअर बुलियन इंपोर्ट्स, लोअर कीमती धातु है, सोना वगैरह का जो प्राइस है वो क्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे कि इसका इंपोर्ट्स क्या घट गया है। विच फेल 22%, जो कि कहाँ कहाँ तक गिर गया है, 22% तक गिर गया है। हाई WPI इन्फ्लेशन, WPI का मतलब क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, नोटेबली एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल एट 7.18% the June against 1.52% a year ago period. Explains the traction of domestic revenues is an ad valorem tax system amid 5 years low manufacturing growth as seen from the HSBC Manufacturing PMI। HSBC का मतलब होता है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, और PMI का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसको समझते हैं। ज्यादा WPI महंगाई, यहाँ पे बात की जा रही है हाई WPI इन्फ्लेशन। WPI का मतलब मैंने क्या बताया? होलसेल प्राइस इंडेक्स के कारण इसमें जो वृद्धि हुई है। नोटेबली, ये ध्यान देने वाली बात है, एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल, खास करके मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर इस जून में 7.18% रही, किसके खिलाफ? अगेंस्ट 1.52% अ ईयर अगो पीरियड। इसके पहले कितना था? 1.5% था, और अब कितना है? इस जून की बात की जाइए 7.18% है। एक्सप्लेन्स द ट्रैक्शन ऑफ डोमेस्टिक रेवेन्यूज, जो दर्शाता है, उदाहरण के रूप में बताता है कि HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI से पता चलता है कि 5 साल की सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के बीच एक वेलोरम टैक्स सिस्टम में घरेलू रेवेन्यू की में बढ़ोतरी हुई है। एक्सप्लेन द ट्रैक्शन, प्रगति को दिखाता है, किस में? डोमेस्टिक रेवेन्यू में। एंड एट बेडरम टैक्स, मूल्य के आधार पर जो कर तय किया था उसके व्यवस्था में, सिस्टम में। अमिड, एमिड का मतलब होता है के दौरान, ये एक प्रपोजिशन है जिसको एमंग भी पढ़ सकते हैं, यह प्रपोजिशन है। इसका ऑब्जेक्ट क्या आएगा? 5-year लो, पिछले 5 साल के, यानी 5 साल के जो सबसे नीची मैन्युफैक्चरिंग जो है, यानी विनिर्माण ग्रोथ जो सबसे कम है, एज सीन फ्रॉम
जैसा कि देखा गया फ्रॉम किससे, HSBC से, मैन्युफैक्चरिंग PMI। इस वाले लाइन को फिर से समझते हैं। HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI से पता चलता है कि 5 साल की सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के बीच, ये जो ग्रोथ यहाँ पे बात की जा रही है, ग्रोथ के बीच, 5 साल के ग्रोथ के बीच एक वेलरम टैक्स सिस्टम में, इन एन वेलरम टैक्स सिस्टम घरेलू रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दिस सर्विसेज विटनेस्ड स्लोएस्ट ग्रोथ इन 53 months with real estate and business services recording the strongest rise in charges, but the sector's GST buoyancy is concentrated geographically। तो कहा जा रहा है सर्विसेज, सेवाएं, विटनेस्ड का मतलब अनुभव किया, ये दर्शाता है, यानी कि इसका एक कह सकते हैं सबूत है। ऑब्जर्व, नोटिस्ड, ये यहाँ पे वर्ब है। इसका एंटोनिम्स है इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड, नजरअंदाज करना। सेक्टर्स, क्षेत्र का एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। फील्ड्स, डोमेन्स, नॉन सेक्टोरल, जनरल, सामान्य। बॉयंस का मतलब उत्साह, उछाल, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। ग्रोथ, सर्ज, डिक्लाइंड और स्लम्प, कमी आना। स्लम्प का मतलब क्या होता है, गिर जाना, मंदी आना। कॉन्सेंट्रेटेड, केंद्रित, ये एडजेक्टिव है। फोकस्ड, सेंट्रलाइज्ड, डिस्प्रेस्ड, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। डिस्प्रेस्ड का मतलब संकुचित, जो संतुलित जिसको कह सकते हैं, दबा हुआ। फिजिकल, राजकोषीय, फिनेंशियल, बजटरी, मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल, इसके एंटोनिम्स है। तो समझते हैं इसको। सर्विसेज में 15 महीनों में सबसे धीमी ग्रोथ देखी गई है। सर्विसेज में, सेवाओं में, ये दर्शाता है कि स्लोएस्ट ग्रोथ, सबसे धीमी बढ़ोतरी, कब, इन 53 months, 15 महीनों में, विथ रियल एस्टेट एंड बिजनेस सर्विसेज रिकॉर्डिंग, किसके साथ, रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज, व्यवसायिक सेवाएं जो हैं, रिकॉर्डिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट राइज इन चार्जेस। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, वही दूसरी तरफ जिसमें रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज में चार्ज में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सर्विसेज में, सेवाओं में कमी आई है। 53 महीनों में ये सबसे लोएस्ट ग्रोथ को दिखाता है। विथ रियल एस्टेट, जिसमें रियल एस्टेट में क्या है और बिजनेस सर्विसेज में क्या है, रिकॉर्ड हुआ, ये बताता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट राइज हुआ है, यानी कि एक मजबूती प्रदान हुई है। इसमें किसमें, ये दो सेक्टर की बात की जाए, रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज में। बट आया है, यानी कि अब इसके विपरीत कोई बात की जाएगी, बट यहाँ पे कंजंक्शन है। द सेक्टर्स जीएसटी, क्षेत्र का जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसमें उछाल आया है, बॉयंसी आई है। इज कॉन्सेंट्रेटेड, ये दिखाता है ज्योग्राफिकली, यानी कि पूरे भौगोलिक रूप से क्या है, इसको केंद्रित करता है, दिखाता है। The physical reality is that only 16 states UTs have reported the post-settlement GST growth exceeding the national average, and a little over a dozen states saw higher than average growth in GST, showing an increasingly checkered path as manufacturing and organized service are concentrated in a few jurisdictions. Others, especially those with a larger unorganized sector, struggle to generate tax buoyancy, becoming dependent on a central transfers and finance commission devolution। तो ये बहुत ही लंबा सेंटेंस है, पहले इसके वर्ड को देख लेते हैं। पोस्ट सेटलमेंट, समायोजन के बाद, आफ्टर एडजस्टमेंट और पोस्ट क्लियरेंस, प्री सेटलमेंट, प्री एडजस्टमेंट, पहले, प्री क्या है यहाँ पे, पहले, ये प्रीफिक्स है जो पहले को दिखाता है। एक्सीडिंग, अधिक होना, बढ़ते हुए, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हो सकता है, यहाँ पे ये नाउन है, प्री सेटलमेंट। सप्रेसिंग और डूइंग, लैगिंग और फॉल शॉर्ट, पीछे हटना, लैग करना, कमी आना, शॉर्ट होना। चेकर्ड, ये एडजेक्टिव है, चेकर्ड, मिश्रित, उतार चढ़ाव वाला। अनइवन, वैरिड, यूनिफॉर्म, स्टडी, एक जैसा, समान रूप से चढ़ने वाला, स्टडी, अस्थाई। जुरिडिक्शंस का मतलब है आधिकारिक क्षेत्र, टेरिटरीज, डोमेन्स, नॉन जुरिडिक्शंस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब होता है राज्य क्षेत्रातीत, अतिरिक्त क्षेत्रीय, देशीय जिसको कह सकते हैं। अनऑर्गेनाइज, असंगठित,
इनफॉर्मल, अनस्ट्रक्चर्ड, ये एडजेक्टिव है। ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक क्या है, इसका एंटोनिम्स है। संगठित, स्ट्रगल, संघर्ष करना, वर्ब है। टसल, एंजावर, सक्सीड और रिलैक्स क्या है, इसके एंटोनिम्स है। बॉयंस का मतलब उत्साह, उछाल, ये एडजेक्टिव के रूप में है। ग्रोथ, सर्ज, डिक्लाइन और स्लम। डिपेंडेंट, निर्भर, एडजेक्टिव है। रेलिएंट, सबऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट, स्व निर्भर जिसको कह सकते हैं। डिवैल्यूएशन, हस्तांतरण, विकेंद्रीकरण, ट्रांसफर, डेलीगेशन, इसके एंटोनिम से सेंट्रलाइजेशन और रिटेंशन, केंद्रीकरण। एक्सपेंशन, विस्तार, ग्रोथ, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और श्रिंकेज, यानी कि एक जगह छोटा करना, श्रिंक करना उसको। फिजिकली एक्सक्लूसिव, राजकोषीय रूप से समावेशी। फिनेंशियली एक्सक्लूसिव, इक्विटेबल और इसके एंटोनिम्स के एक्सक्लूसिव मतलब विशेष, विशिष्ट, डिस्क्रिमिनेटरी, विभेदित जिसको कह सकते हैं। अब इसको समझते हैं। द फिजिकल, फिजिकल यहाँ पे क्या है, राजकोषीय। द फिजिकल रियलिटी, रियलिटी यहाँ पे नाउन है, फिजिकल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। राजकोषीय जो सच्चाई है इज दैट कि ओनली 16 स्टेट्स, केवल 16 स्टेट्स, राज्य, यूटीज हैव रिपोर्टेड, ने ये बताया है, दिखाया है कि पोस्ट सेटलमेंट जीएसटी ग्रोथ एक्सीडिंग, कि इसके पहले सेटलमेंट के पहले का जो जीएसटी था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें वृद्धि हुई है, ग्रोथ, लगातार वृद्धि, एक्सीडिंग द नेशनल एवरेज, जो कि राष्ट्र का जो एक औसतन है उसमें वृद्धि हो रही है, एक्सीड कर रहा है। एंड अ लिटिल ओवर अ डजन स्टेट्स, और बहुत ही कम, दर्जनों स्टेट से, राज्यों से कम, सो हायर देन एवरेज ग्रोथ, यानी देखा गया है एवरेज ग्रोथ से ज्यादा। यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, हायर का यूज किया गया, देन यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री है। एवरेज ग्रोथ इन जीएसटी, किसमें, जीएसटी में। शोइंग एन इंक्रीजिंगली, ये दिखाते हुए कि लगातार वृद्धि होने वाले। चेकर्ड पाथ, चेकर्ड पाथ का मतलब मिश्रित उतार चढ़ाव वाले जो पाथ हैं, रास्ते हैं। एज मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइज सर्विसेज, किस रूप में, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण करने वाले, ऑर्गेनाइज्ड जो संगठित, सर्विसेज है, सेवाओं देने वाले, आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू, जो कि पूरी तरीके से केंद्रित है, किसमें, इन अ फ्यू जुरिडिक्शन, कुछ ऐसे विशेष जो अधिकार वाले क्षेत्र हैं उसकी बात की जा रही है। अदर्स, वहीं दूसरे, स्पेशली दोज, खास करके वे सारे, विद अ लार्जर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि वहां स्पेशली खास करके वैसे सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज है, अव्यवस्थित है, असंगठित सेक्टर, उसकी बात करिए। स्ट्रगल टू जनरेट टैक्स वायंसी, किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, टैक्स को जनरेट करने के लिए, उसमें उछाल लाने के लिए। बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल ट्रांसफर्स एंड फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन, जो कि पूरी तरीके से अपनी निर्भरता को दिखाती है, किस पर, सेंट्रल ट्रांसफर्स पे और फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन पे, यानी हस्तांतरण पर, विकेंद्रीकरण पर डिपेंडेंट है। चलिए इस लाइन को फिर से समझते हैं। फिजिकल सच्चाई यह है कि सिर्फ 16 राज्यों और यूटीज में सेटलमेंट के बाद जीएसटी ग्रोथ की रिपोर्ट दी है, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है, और 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में जीएसटी में एवरेज से ज्यादा ग्रोथ देखी गई है, जिससे यह पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज सर्विसेज कुछ ही इलाकों में कॉन्सेंट्रेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ही ऐसे फ्यू जुरिडिक्शन है, क्षेत्र, जहाँ पे वो क्या कॉन्सेंट्रेटेड है, केंद्रित है। दूसरे, खास करके जिनके पास बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वे टैक्स बायोंसी बनाने के लिए, उछाल बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टैक्स बायोंसी, उछाल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरे सेक्टर की बात की जा रही है, अनऑर्गेनाइज जो विकेंद्रित है सेक्टर है, उसकी बात की जा रही है। सेंट्रल ट्रांसफर और फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल ट्रांसफर यानी केंद्र के जो ट्रांसफर है उस पर, फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन जो विकेंद्रीकरण है, हस्तांतरण है, उस पर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, निर्भरता बढ़ती जा रही है। जीएसटी 3.0 शुड इंश्योर that the benefit of economic expansions are geographically broad based and physical inclusive। जीएसटी 3.0 को यह पक्का करना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन के फायदे ज्योग्राफिकली बड़े और फिजिकली इंक्लूसिव हो, यानी विशिष्ट रूप से हो। तो यहाँ पे शुड, यहाँ पे क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इंश्योर इसका मेन वर्ब है V1। जीएसटी 3.0 को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था में जो इसका विस्तार है उसका जो लाभ होगा, और ज्योग्राफिकली यानी कि भूगोलीय रूप में होना चाहिए,
ब्रॉड बेस्ड, ये उसका जो सोच होना चाहिए ब्रॉडर होना चाहिए, वो पूरे जोग्राफिकली पे आधारित इसका एक्सपेंशन होना चाहिए, इसमें विस्तार होना चाहिए। एंड फिजिकली एक्सक्लूसिव, ये राजकोषीय रूप से भी समावेशी होना चाहिए। ये दोनों तरीके से क्या है, एक्सपेंशन इसका होना चाहिए, एक तो जोग्राफिकली भी और राजकोषीय समावेशी को देखते हुए भी। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं अगले स्लाइड में। द फास्टर डोमेस्टिक रिफंड्स इन कंपैरिजन टू आईजीएसटी रिफंड्स imply that the formal businesses are expanding their GST compliance and also carrying a larger credit balance as the government improved the GST ecosystem, even as faultiness such as the input tax credit disputes in litigation and yet to be resolved। IGST के मुकाबले तेजी से डोमेस्टिक रिफंड्स का मतलब है, अब इसका रिफंड्स तो बात की जा रही है, आईजीएसटी रिफंड्स इन कंपैरिजन किसके संदर्भ में, ये दिखाता है, इंप्लाई करता है, लागू करता है कि फॉर्मल बिजनेस आर एक्सपैंडिंग, जो फॉर्मल बिजनेसेस हैं, व्यवसाय हैं, वो बढ़ रहे हैं। देयर जीएसटी कंप्लायंस, पहले इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। रिफंड्स का मतलब होता है धन वापसी, रीइंबर्समेंट, रिटर्न्स, पेमेंट्स, डिडक्शन, ये नाउन है। कंप्लायंस नाउन है, अनुपालन करना। अडेरेंस, कंफर्मिटी, वायलेशन एंड नॉन कंप्लायंस, जिसको अनुपालन न करना, वायलेट करना, इलीगली जिसको कह सकते हैं। इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, सिस्टम, इन्वायरमेंट, डिसऑर्डर और क्योस, परेशानी, जिसमें डिसबैलेंस को यह दिखाता है, क्योस। फॉल्टीनेस, विभाजन रेखाएं, फ्रैक्चरस, डिविजन्स, यूनिटी और हार्मनी, सामंजस्य और एकता को दिखाता है। दीज आर एंटोनिम्स। लिटिगेशन नाउन है, ये एडजेक्टिव था। इकोसिस्टम नाउन है। विवाद का न्यायिक निपटारा, लॉ सूट, लीगल एक्शन, सेटलमेंट और एग्रीमेंट, दीज आर एंटोनिम्स। वारंट, आवश्यक ठहराना, ये यहाँ पे वर्ब है। रिक्वायर, जस्टिफाई, नॉट रिक्वायर, निगेट, जो आवश्यक नहीं है, अननेसेसरी भी कह सकते हैं उसको, निगेट। ट्राजेक्टरी नाउन है। प्रक्षेप पथ, पाथ, कोर्स, डेविएशन, डिटॉर, डिटॉर का मतलब मार्ग परिवर्तन, डेविएशन मतलब अंतर। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू उत्पादन, लोकल, इंटरनल, फॉरेन, एक्सटर्नल, बाह्य, जिसको निर्यातिक भी कह सकते हैं। विदेशीय, कंजम्पशन, उपभोग, यह नाउन है, ये भी नाउन है। कंपाउंड नाउन। ट्राजेक्टरी भी नाउन है। उपभोग, यूज, यूटिलाइजेशन, सेविंग एंड कंजर्वेशन, उसको बचाना, संरक्षण करना, कंजर्वेशन नाउन है, ध्यान रखेंगे। एक्सचेंज रेट इंड्यूड, विनिमय दर से प्रेरित। एफएक्स ड्रिवन, रेट इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, यानी कि निर्धारित, न्यूट्रल रहना। पिगी बैक, सहारे सहारे लाभ उठाना। राइड अलोंग, लिवरेज, फायदा उठाना। इंडिपेंडेंट और डिटैच्ड, स्वतंत्र और डिटैच्ड, अलग होना। इंपोर्टेड एडजेक्टिव है, आयातित। इनवर्ड, बाउट इन, लोकल और इंडिजीनियस, स्वदेशी, देशीय जिसको कह सकते हैं, लोकल, क्षेत्रीय। लिफ्टिंग वर्ब है, उठाना, भार वहन करना। कैरिंग, बेयरिंग, लोअरिंग, अनलोडिंग, कम करना, अनलोड करना। दीज आर दी एंटोनिम्स। अब इसको समझते हैं। कहा जा रहा है आईजीएसटी रिफंड के मुकाबले क्षेत्र डोमेस्टिक रिफंड का मतलब है कि फॉर्मल बिजनेसेस अपने जीएसटी कंप्लायंस को बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग, दे आर एक्सपेंडिंग, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, रिफंड्स के लिए है कि ये दैट कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देयर जीएसटी कंप्लायंस, अपने अनुपालन को या कंप्लायंस को, एंड ऑल्सो कैरिंग लार्जर क्रेडिट, और भी क्या कर रहे हैं, ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, लार्जर, बड़े स्तर पर क्रेडिट को बैलेंस कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। एज द गवर्नमेंट इम्प्रूव, चूंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि द गवर्नमेंट इम्प्रूव द जीएसटी इकोसिस्टम, क्योंकि सरकार ने जीएसटी सिस्टम को, व्यवस्था को, इकोसिस्टम को क्या इम्प्रूव किया उसमें। इवन एज, यहाँ तक कि फॉल्टीनेस सच एज इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशन आर येट टू बी रिजॉल्व, यहाँ तक कि इसमें जो कमियां हैं, फॉल्टीनेस है, सच एज, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के रूप में क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्प्यूट्स, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, इसमें अभी भी क्या है, बहुत सारी विवाद अभी फंसे हुए हैं, लिटिगेशन अभी फंसा हुआ है और इसको रिजॉल्व करना अभी बाकी है। द जुलाई numbers warrant a closer reading as a healthy GST trajectory should reflect domestic production
growing incomes and broad-based consumption rather than exchange rate include gains in import taxation and piggyback riding on local inflation। इसका मतलब भले ही इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्प्यूट और लिटिगेशन जैसी कमियां अभी भी सॉल्व किया होना बाकी है, जुलाई के नंबर्स को और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यह साफ साफ कहा जा रहा है कि जुलाई नंबर्स वारंट अ क्लोजर रीडिंग। वारंट्स का मतलब ध्यान देना, फोकस्ड करना। अ क्लोजर रीडिंग एक ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अ हेल्दी जीएसटी ट्रांजैक्टरी शुड रिफ्लेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्योंकि जो हेल्दी जीएसटी ट्रांजैक्टरी जो है, व्यवस्था जो है, ट्रांजैक्टरी प्रत्यक्ष पथ एक व्यवस्था कह सकते हैं, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए किस पे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन को दिखाना चाहिए। जुलाई के नंबर्स को और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एक हेल्दी जीएसटी ट्रांजैक्टरी में इंपोर्ट टैक्सेशन में एक्सचेंज रेट से होने वाले फायदे और लोकल इन्फ्लेक्शन पर निर्भर होने के बजाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बढ़ती इनकम और बड़े पैमाने पर कंजम्पशन दिखाना चाहिए। तो एक बहुत ही लंबा सेंटेंस है, चलिए इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। शुड रिफ्लेक्ट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू उत्पादन को दिखाना चाहिए, ग्रोइंग इनकम्स, बढ़ते हुए इनकम्स को, आय को, और ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन एक बड़े बृहद रूप पर जो उपभोग है दिखाना चाहिए, रादर देन किसके बजाय? एक्सचेंज रेट इंड्यूस्ड। एक्सचेंज रेट रिड्यूस कहने का मतलब विनिमय दर से प्रेरित जो है गेन्स, लाभ। इन इंपोर्ट टैक्सेशन यानी कि जब हम इंपोर्ट करेंगे, जब हम लोग आयात करेंगे, तो ये क्या दिखाएगा? ये हमारे उस लाभ को दिखाएगा जो कि विनिमय से प्रेरित होगा, राइट। एंड पिगी बैक कहने का मतलब सहारे लाभ उठाने, यानी इसके सहारे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लाभ उठाना, राइडिंग ऑन अ लोकल इन्फ्लेशन, जो कि हमारे क्या है? लोकल जो घरेलू इन्फ्लेशन है, स्फीति है, उसको ध्यान में रखते हुए करना होगा। अदरवाइज नहीं तो मेक इन इंडिया जो एक सपना है, मेक इन इंडिया रिमेन्स अ टॉल क्लेम, एक लंबे समय के लिए क्या है? वादे के रूप में रह जाएगा। एज क्योंकि इंपोर्टेड इनपुट्स डू मच ऑफ द हेवी लिफ्टिंग इन द जीएसटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसका कारण क्या बताया जा रहा है कि जीएसटी मैट्रिक्स में ये जो उसका जो एक मेथड है, इसका जो कैलकुलेशन में है, किसको लेकर? इंपोर्ट्स इनपुट्स को ज्यादातर हिस्सा भारी होता है, खास करके जो इंपोर्ट्स करते हैं हम वस्तुओं को फॉरेन कंट्री से, उसका जो हिस्सा होता है जीएसटी के रूप में बहुत ही ज्यादा भारी होता है, और ये जीएसटी के मैट्रिक्स कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठेगा। यानी कि हमारा जो टैक्स है और बढ़ता जाएगा, दूसरे देशों पर निर्भरता और बढ़ती जाएगी, और इन्फ्लेशन पे क्या है? इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। जुलाई से देखते हैं, यहां से हम लोग इसको फिर से पढ़ लेते हैं। जुलाई के नंबर्स को और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एक हेल्दी जीएसटी ट्रांजैक्टरी में इंपोर्ट टैक्सेशन और एक्सचेंज से होने वाले फायदे, हेल्दी जीएसटी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड ग्रोइंग इनकम्स जो होने वाले फायदे हैं पर निर्भर होने के बजाय बढ़ती इनकम और बड़े पैमाने पर कंजम्पशन दिखाना चाहिए। दूसरे प्रोडक्शन यानी आयात करने के बजाय क्या है? हमारे अपने घरेलू उत्पादन पर निर्भर होने की जरूरत है। नहीं तो मेक इन इंडिया एक बड़ा दावा ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि जीएसटी मैट्रिक्स में इंपोर्टेंट इनपुट्स का ज्यादातर हिस्सा भारी होता है। आई होप दिस क्लियर, जो आज हम लोगों ने पढ़ा इस एडिटोरियल को आपको समझ में आया होगा। सो बस आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मुझे मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।